हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट और एक यूज़फुल टॉपिक के बारे में। बेसिकली आज हम बात करेंगे साइनस अरिथमिया क्या है। काफ़ी पेशेंट्स का रिसेंटली हमें यूट्यूब पर मैसेज आता है, जो भी कमेंट सेक्शन पर हमें पूछते हैं, कमेंट सेक्शन पर क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हमें साइनस अरिथमिया पर टॉपिक बनाने को कह रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के इसी चीज़ में साइनस अरिथमिया प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है, या डॉक्टर्स उनको बोल देते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, साइनस अरिथमिया है, इसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कमेंट्स लोग बोल देते, तो पेशेंट्स हमें से आके वापस पूछते हैं कि साइनस अरिथमिया क्या होता है, क्या इससे फ्यूचर में कोई दिक्कत होने की चांसेस है, क्या ये ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से हो रहा है, और ये साइनस अरिथमिया अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने टॉपिक बनाया है। कुछ स्पेसिफिक लोग जो हमसे इस बारे में पूछ रहे थे, उनको उनकी क्वेरीज को या कमेंट्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम इस टॉपिक को बना रहे हैं। ये टॉपिक का काफ़ी शॉर्ट होगा, प्रैक्टिकल यूटिलिटी का टॉपिक है, इसलिए इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं, उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। उसमें यही कंटेंट आपको इंग्लिश भाषा में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक बेसिकली साइनस अरिथमिया पे। साइनस अरिथमिया का मतलब है कि रेस्पिरेटरी वेरिएशन की वजह से बीट टू बीट ईसीजी में कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है, या कितना टाइमिंग साइकिल्स में फ़र्क आ रहा है। बेसिकली साइनस नोड का मतलब क्या है? साइनस नोड बेसिकली एक करंट बनाने वाली ग्रंथि है, जिससे पूरे हार्ट में करंट जाता है। साइनस नोड एक मिनट में कितने बार हार्ट धड़केगा उसको डिसाइड करता है। नॉर्मल हार्ट एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। साइनस नोड से करंट निकलता है, वो पहले ऊपर के चेंबर्स यानी एट्रियम में डिवाइड करता है, उसके बाद एवी नोड में जाता है। एवी नोड से नीचे मेन हिस्पेंडल या पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड होता है, और नीचे वेंट्रिकल्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि हार्ट में जो करंट आता है वो सबसे पहले साइनस नोड में ही उस करंट की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद वो करंट पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक मिनट में हार्ट कितने बार धड़केगा इसको साइनस नोड डिसाइड करता है। अगर हृदय गति नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे साइनस ब्राइडिकार्डिया बोलते हैं, यानी साइनस से करंट अगर आ रहा है लेकिन हार्ट रेट अगर 60 से कम है तो उसे साइनस ब्राइडिकार्डिया बोलते हैं। और अगर साइनस नोड से ही करंट आ रहा है लेकिन एक मिनट में गति 100 से ज़्यादा है, जैसे कि हम दौड़ते भागते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, कोई व्यक्ति की हो प्रेगनेंसी हो, खून की कमी हो, कोई हाइपरडायनामिक सर्कुलेशंस वगैरह हो, वैसे केस में हृदय गति नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो उसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये दोनों ही काफ़ी कॉमन है, और इसमें दोनों में ही उतना डेंजरस नहीं होता और दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। पर साइनस अरिथमिया का मतलब ये है कि करंट साइनस नोड से ही आ रहा है, यानी साइनस नोड से ही करंट की उत्पत्ति हो रही है, और वही नॉर्मली हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। किसी और जगह से अरिथमिया नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रिदम स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। नॉर्मली जब किसी और फोकस से करंट आ रहा होता है, साइनस नोड से नहीं आ रहा होता, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि रिदम अनस्टेबल होती है। साइनस नोड से आने वाला करंट स्टेबल होता है। एक मिनट में 100 बार धड़क रहा है तो 100 बार ही धड़क रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशंस नहीं आते। जब स्टिमुलस की वजह से साइनस नोड एक्टिवेट होता है तो हृदय गति बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाती है। पर ईसीजी स्ट्रिप में कहीं हार्ट रेट 100 चल रहा है, कभी 60 चल रहा है, कभी 150 चल रहा है। अलग अलग मोमेंट्स पे ईसीजी के सेम स्ट्रिप में वेरिएशंस नहीं दिखने मिलते हैं। ये साइनस नोड के टैकीकार्डिया का एक स्पेसिफिक फीचर है। अरिथमिया में ऐसा नहीं होता है। अरिथमिया खासकर एट्रियल फिब्रिलेशन में ये होता है कि हर बीट में कभी कुछ सेकंड्स के लिए हार्ट की गति 150 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर वापस 200 हो गई, 250 हो गई। तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। साइकिल टाइमिंग का बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जो लोग को अगर अरिथमिया होता है तो साइनस टैकीकार्डिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन साइनस अरिथमिया जो है दोनों के बीच का एक तरह सा वो है कि वेरिएशंस तो आ रहे हैं, हालांकि करंट साइनस नोड से ही आ रहा है, लेकिन बीट टू बीट वेरिएशंस उसमें फिर भी डेवलप हो रहे हैं। एक ही ईसीजी स्ट्रिप में कहीं आपको लग रहा है कि हार्ट रेट 100 की है, 150 की है, और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट रेट 50-60 की है। तो ये वेरिएशंस क्यों आते हैं? ये बेसिकली साइनस अरिथमिया तो है, पर साइनस अरिथमिया आने का कारण बेसिकली ये है कि रेस्पिरेशन के साथ इसका वेरिएशन होता है। यानी जब हम गहरी सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है तो हृदय की गति बढ़ती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी सांस बाहर निकलती है तो वो रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ उस समय जो साइनस नोड कम होता है, साइनस नोड का एक्टिवेशन है वो कम हो जाता है। यानी गहरी सांस लिए तो हृदय गति बढ़ गई, सांस छोड़ दिया तो हृदय गति कम हो गई। तो हर रेस्पिरेटरी साइकिल्स के साथ
वो हृदय गति कम ज़्यादा होती है। अब ऑब्वियसली ईसीजी में आपको उस समय का रेस्पिरेशन तो दिखता नहीं है, ईसीजी तो खाली हार्ट का करंट को ही रीड करता है, तो आपको ये ईसीजी में ऐसा दिखेगा कि कहीं गति बढ़ी हुई है, कहीं गति कम हो गई, कम ज़्यादा पूरी बीट्स में वेरिएशन मिल रहा है। वो एक्चुअल में जो वेरिएशन है वो रेस्पिरेशन साइकिल के हिसाब से है। अगर आप उसको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करें और टाइमली मॉनिटरिंग करें कि आप खुद ही देख पाएंगे कि जैसे ही आप गहरी सांस लिया हृदय गति बढ़ गई, जैसे आपने सांस छोड़ दिया हृदय गति भी कम हो गई। तो ये वेरिएशन जो है रेस्पिरेटरी साइकिल के हिसाब से होता है। ये नॉर्मल है, बॉडी का फिनोमिना है। किसी किसी लोगों में ये ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर ये एक नॉर्मल वेरिएशन है जिसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही हृदय की गति बढ़ती है, कम हो जाती है, रेस्पिरेटरी साइकिल्स के हिसाब से होता है। ज़्यादातर ये बच्चों में और यंग अडल्ट्स लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, उम्र दराज लोगों में कंपैरेटिवली कम देखा जाता है। इसमें हृदय की गति में अलग अलग वेरिएशन आ सकते हैं। कहीं उसी ईसीजी स्ट्रिप में आपको कहीं हार्ट रेट 50 मिलेगा, कहीं 100-125 मिलेगा, 200-250 नहीं जाएगा। इतना वेरिएशन नहीं आएगा कि हार्ट रेट 20 पे पहुंच गया और फिर 200 चला गया, इतना वेरिएशन नहीं आएगा। माइनर वेरिएशंस होंगे, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा उन वेरिएशंस को देखने के लिए भी। पर हाँ, हार्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा अरिथमिया में जैसे वेरिएशंस होते हैं कि नॉर्मल गति 60-100 चल रही, सडनली 250 हो गया, वैसा वेरिएशंस नहीं आएगा। इसमें जो भी वेरिएशंस आएगा बहुत सटल वेरिएशंस होंगे। आपको दोनों जो सब्सिक्वेंट ईसीजी के कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे एक बार हार्ट ने बीट किया, फिर अगला बीट किया, फिर अगला बीट किया, तो वो सब्सिक्वेंट कॉम्प्लेक्सेस के बीच में जो टाइम डिफरेंस है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे कि इसमें कोई साइनस अरिथमिया हो रहा है। पर अदरवाइज आप इसको बहुत ईजिली हर उसमें पिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग के ईसीजी में ये वेरिएशंस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादातर लोगों में वेरिएशन जो है वो बहुत कम होता है। मान के चला जाता है कि 2 सब्सिक्वेंट बीट्स में जो इंटरवल गैप है वो 0.12 मिलीसेकंड से ज़्यादा, 0.12 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइनस अरिथमिया में यही है कि ये जो वेरिएशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर साइनस अरिथमिया का डेफिनेशन ही यही है कि अगर ये जो वेरिएशन है बीट टू बीट वेरिएशन, वो सब्सिक्वेंट कॉम्प्लेक्सेस में अगर 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा आ रहा है तो वो है तो अबनॉर्मलिटी। कुछ करना नहीं है उसके लिए, आपको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपको एक ईसीजी में स्ट्रिप में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे बीट के बीच में आपस का डिस्टेंस जो है वो कम दिखेगा, यानी हृदय गति बढ़ जाएगी तो आपस में डिस्टेंस कम हो जाएगा। कहीं हृदय गति जहाँ हृदय गति कम हो जाती है वो बीट्स के बीच में आपस का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप कितना बीट्स के बीच आपस में जो डिफरेंस है टाइम को, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि हृदय गति कांस्टेंट रह रही है कि वेरिएबल रह रही है। साइनस अरिथमिया में हृदय गति बार बार वेरी करेगी, बार बार उसमें वेरिएशंस आएंगे जो कि नॉर्मल वेरिएंट है, लेकिन उसमें जो वेरिएशंस हैं वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मल व्यक्ति में 120 मिलीसेकंड से कम का डिफरेंस मिलना चाहिए, कुछ पेशेंट्स में ये डिफरेंस 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा होता है। जब वही व्यक्ति जिसको साइनस अरिथमिया आ रहा है, अगर वो एक्टिव हो जाता है, मेहनत का काम करना चालू कर देता है और अगर बहुत मेहनत दौड़ने भागने का काम करने लगता है, जिससे कि हृदय गति वैसे भी बढ़ जाती है, तो ये साइनस अरिथमिया डिसअपीयर हो जाता है। ये अरिथमिया जो नॉन साइनस है और साइनस अरिथमिया में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है कि वही व्यक्ति जब ट्रेडमिल पे अगर दौड़ेगा तो ये साइनस अरिथमिया डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर अरिथमिया नॉन साइनस वजह से आ रहा है, यानी कि रिदम कोई सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, एट्रियल टैकीकार्डिया है, कोई और जगह से अगर रिदम आ रही है, तो वो उसमें ट्रेडमिल से या मेहनत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा जो करंट का स्टिमुलस है जो हृदय गति को कंट्रोल करता है वो साइनस नोड पे ही जाके एक्टिवेट करता है। जो अबनॉर्मल फोकस है, जहाँ से करंट आ रहा है, अबनॉर्मल टैकीकार्डिया आ रहा है, उसको बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, बॉडी उसको मॉड्यूलेट नहीं कर सकती। हृदय गति बढ़ाने का मैसेज जो जाता है वो साइनस नोड को जाता है। तो साइनस नोड की वजह से अगर करंट आ रहा है तो आपका गति में वेरिएशन आएगा, दौड़ने भागने से वो साइनस अरिथमिया डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन गति अगर कोई और जगह से आ रही है तो उसको बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ से अगर स्ट्रेस हार्मोन जाते भी हैं वहाँ पे एक्टिवेट करने को, तो वो उसकी बात नहीं मानेगा, वो अबनॉर्मल फोकस जो है। और हृदय गति में अगर जो अरिथमिया आ रहा है वो वैसे का वैसे ही आता रहेगा। ट्रेडमिल करने से या दौड़ने भागने से या सीढ़ी चढ़ने से उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नॉर्मल व्यक्ति जब सांस लेता है, जो बीट टू बीट वेरिएशन है, जो उसमें एक पीपी इंटरवल बोलते हैं, वो बीट टू बीट वेरिएशन अगर सांस छोड़ने में व्यक्ति का 0.16 सेकेंड यानी 160 सेकेंड से मिलीसेकेंड से भी ज़्यादा हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डिफ्रेंशिएट करने के लिए नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल को। जो लोग में रूटीन वेरिएशंस होते हैं उसमें ये डिफरेंस 160 मिलीसेकेंड से कम आएगा, पर साइनस अरिथमिया वाले पेशेंट में ये डिफरेंस जो है बीट टू बीट वेरिएशन जो है वो 160 मिलीसेकेंड से
सब हम सांस छोड़ते हैं तो ये वेरिएशन कई बार बढ़ भी जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है डिफ्रेंशिएट करने को। यानी कि बेसिक फीचर्स में क्या है कि ये जो रिदम वेरिएशन है उसमें करंट का जो कॉम्प्लेक्सेस है या जो रिदम का पैटर्न है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। जैसे साइनस बीट की मॉर्फोलॉजी वैसा ही मॉर्फोलॉजी चलता रहेगा, ईसीजी दिखने में वैसा ही दिखेगा, सिर्फ बीट टू बीट वेरिएशन मिलेगा। सेम ईसीजी स्ट्रिप में भी वेरिएशन दिखेगा और कहीं गति कम ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वैसा नहीं होगा। अराउंड 50 से लेके 120-130 के बीच में वेरिएशन करेगा। 20-30 से लेके 250 चला जाएगा वैसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि ट्रेडमिल या कुछ मेहनत का काम करने से वो अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट साइन है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि साइनस अरिथमिया की नॉन साइनस। इसको बाकी अरिथमिया से कैसे डिफ्रेंशिएट करें? ये इरेगुलर वेरिएशन जो आते हैं वो एट्रियल फिब्रिलेशन में काफ़ी कॉमन आता है, पर उसमें हर बीट में वेरिएशन होता है। इसमें क्या है, थोड़ा पैटर्न होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी साइकिल जो है 1 मिनट में आदमी 14 बार सांस लेता है, यानी 3-4 कॉम्प्लेक्सेस पास होंगे, 3-4 कॉम्प्लेक्सेस दूर होंगे। ठीक है, यानी 4 बीट का क्लस्टर हो जाएगा, उसके बाद 4 बीट थोड़े दूर हो जाएंगे, फिर 4-5 बीट पास आ जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे। हर श्वास के साथ इसमें वेरिएशन दिखेगा, जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन में कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, कहीं बढ़ जाएगा कहीं कम हो जाएगा। तो ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा इरेटिक होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में। साइनस अरिथमिया में वैसा नहीं होता है। इसके अलावा टैकीकार्डियाज में जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है उसमें भी गति बढ़ जाती है, पर गति 200-250 तक पहुंच जाती है, उतना इसमें नहीं बढ़ेगा। जो हार्ट ब्लॉक्स है उसमें गति बहुत कम हो जाएगी, लेकिन रिदम का मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगा और हृदय गति 40-45 से भी कम हो जाएगी। उसमें हार्ट ब्लॉक्स आप ईसीजी पे प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे अरिथमिया बढ़ता है या जिन्हें आप कम करने से अरिथमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स लेना, बहुत ओवरवेट होना, कोई वायरल फीवर वगैरह हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना, हार्ट की गति को इन्फ्लुएंस करने वाली मेडिसिन को लेना, ये सारी चीज़ें हार्ट की गति को मॉड्यूलेट करती हैं, हार्ट की गति को चेंज करती है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल कर सकें तो हृदय की गति को आप मैनेज कर सकते हैं। 6 साइनस सिंड्रोम एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, आज उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पर बेसिकली साइनस अरिथमिया के लिए काफ़ी लोग हमें पूछ रहे थे कि यार उनकी ईसीजी में लिख देते हैं साइनस अरिथमिया है पेशेंट को, तो ये किस चिड़िया का नाम है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं। इतना आपको समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल वेरिएशन है, किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी बच्चों और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, उम्र दराज पेशेंट में क्योंकि हार्ट गति का स्टिमुलेशन जो है साइनस नोड का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए वो उतना साइनस अरिथमिया एल्डरली पेशेंट्स में नहीं दिखता है। एल्डरली पेशेंट में दूसरे फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया ज़्यादा दिखते हैं, यंग पेशेंट में साइनस अरिथमिया ज़्यादा दिखता है। इस टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट्स है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस बारे में बता सकते हैं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ईजिली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको कार्डियोलॉजिस्ट और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर निर्भर ना रहना पड़े। कार्डियोलॉजिस्ट के पास सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम का प्रॉब्लम होता है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास नॉलेज का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो आपको आधी सही बताते हैं, आधी गलत बताते हैं। उस तरह की चीज़ों को फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सकें, समझा सकें, अपने पेशेंट्स का लाइफ बेटर बना सकें और उनकी बीमारी को बेटर वे में डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। आपको ऐसा नहीं करना पड़े कि सब चीज़ डॉक्टर पर छोड़ दो क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता, वैसा सिचुएशन ना डेवलप हो। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो हम बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा और समझा। उम्मीद करूँगा कि उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करने के लिए, इंस्पिरेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हमारे कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए कंटेंट डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, उस पर अवेलेबल है। आप चाहे तो उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।